एक हसीन सी रोशनाई भरी सुबह के साथ आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। जब उजली नन्ही किरण धरती पर आई, सूरज की रोशनी से धरा है जगमगाई। प्रकृति ने भी स्वागत में हरियाली की चादर है फैलाई। चलो भूलकर अंधेरों की बातें, आनंद लें इस दिन का। चलो भूलकर अंधेरों की बातें, आनंद लें इस दिन का। दिल कह बैठा हौले से, उठ जाग मुसाफिर, ले एक भरपूर अंगड़ाई। क्यों हो हसीन सी सुबह अलसाई अलसाई, क्यों हो यह हसीन सी सुबह अलसाई अलसाई। जी हाँ साथियों, आपके साथ मिलकर इस हसीन सी सुबह का इस्तेमाल करने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, रेडियो के आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना रेडियो दोस्त दीनदयाल शर्मा। दोस्तों, हम जुड़े हैं उस प्रोग्राम में, नाम है जिसका नमस्कार। नमस्कार की पूरी टीम इस वक्त आपके साथ जुड़ी है। दोस्तों, बतला दूं आपको, इंजीनियर्स की टीम में कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार, मंडल बोड़ा और मीठालाल गरासिया की टीम है एचपीटी पर। ड्यूटी रूम में इस वक्त हमारे साथ हैं सफलता चारण। और दोस्तों, कंसोल के जरिए अपनी उंगलियों को नचाते हुए इस वक्त मुझे आपके साथ जोड़ रही हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से विजेता वैष्णव। पूरे प्रोग्राम की थीम तैयार की है प्रोग्राम प्रोड्यूसर रामकरण मीणा ने। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे कुछ हसीन से ख्यालात के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के सोचने समझने का, उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया कुछ अलग हुआ करता है। ठीक वही बात मेरे साथ भी है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। और एक हम हैं जो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, यकीनन बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इसीलिए तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों का साथ मांगते हैं उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, कि जहां सच लगता है कि आपका साथ मांगकर मैंने सारा संसार मांग लिया हो। दोस्तों, यूं तो हर एक दिन में कुछ खास हुआ करता है और हर दिन अपने आप में अहम हुआ करता है, मगर दोस्तों कुछ दिन अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी महत्ता इस रूप में बढ़ा जाते हैं कि उस दिन कोई न कोई शख्सियत इस धरती पर अवतरित होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की यदि बात करें, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 1903 में। उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था दोस्तों। और बीच बीच में इन्होंने जो है फिल्म और आकाशवाणी से भी संबद्धता बनाए रखी थी। बाद में स्वतंत्र लेखन की प्रवृत्ति इन्होंने अपना ली और लखनऊ में ही जाकर बस गए थे दोस्तों। उन्होंने एक बार अपने स्वयं के बारे में कहा था कि मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं। हालांकि ये बात अलग है दोस्तों कि उन्होंने कविताएं भी लिखी और काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। कोई उनकी बात से सहमत हो या ना हो दोस्तों, ये माने या ना माने कि वो मुख्य रूप से उपन्यासकार हैं और कविता से उनका संबंध छूट गया है, बल्कि उनके अधिकांश जो लोग हैं मानने वाले, वो ये मानेंगे कि सचमुच ही कविता से वर्मा जी का जो संबंध है वो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मा का स्वर यदि बात करें तो वो कविता का ही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा शायराना, अलहड़पन से भरा हुआ, रंगीन और मस्ती का सुधरा संवारा हुआ रूप था। वो किसी भी वाद की परिधि में बहुत लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं रहे दोस्तों। एक एक करके प्रत्येक वाद को उन्होंने टटोला, उसको देखा, उसको समझा। और सबसे बड़ी बात है उनकी स्वतंत्रता प्रियता, रूमानी बेचैनी और अलहड़पन के बाद मस्ती,
उनको हर वादों की दीवार को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करवाती थी। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा देती थी। सबसे बड़ी बात करते हैं दोस्तों, पाप और पुण्य जैसे सवाल पर एक महान अमर कृति चित्रलेखा लिखकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा। और उन्होंने मानव समाज में व्याप्त रिश्तों की गहरी समझ अपने साथ रखी थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात होती है उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनके निबंध, सृजनात्मक कार्यों के चलते चलते वो साहित्य में अमर बन गए थे स्वयं। साहित्य की साधना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों 1961 में। बात करें 1969 की तो उन्हें मिला वाचस्पति उपाधि। 1978 में उनको राज्यसभा के लिए भी चुना गया था दोस्तों। और 5 अक्टूबर 1981 यही वो दिन था दोस्तों जब उन्होंने आखिरी सांस ली। मगर उनकी रचनाएं युगीन विसंगतियों पर प्रहार करते हुए भी दोस्तों नवयुग का सृजन करने की दिशा में हमेशा हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आज उनकी जन्मतिथि पर उनके श्री चरणों में शत शत नमन, कोटिशः वंदन। दोस्तों एक और विशेष शख्सियत आज के दिन से जुड़ी हुई है दोस्तों। जी हाँ, 27 मई 1928 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जन्मे हुए प्रोफेसर विपिन चंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उनकी गिनती जो है दोस्तों वो देश के शीर्ष श्रेणी के इतिहासकारों में होती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अध्यक्ष भी बनाए गए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के। 2012 तक वो इस पद पर रहे और इन दिनों वो शहीद आजम भगत सिंह पर अपनी जीवनी लिख रहे थे। बिपिन चंद्र ने लाहौर और दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की थी दोस्तों। और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के इतिहास के शिक्षक भी वो रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि भारतीय इतिहास कॉन्फ्रेंस के वो अध्यक्ष भी बनाए गए थे 1985 में। उसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी वो रह चुके हैं। और इतिहास पर उन्होंने करीब 20 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है, जिनमें आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत और आर्थिक राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, भारतीय वामपंथ आदि विषयों पर उनकी पुस्तकें बड़ी चर्चित रही। आपातकाल और जयप्रकाश नारायण पर भी उन्होंने अपनी पुस्तकें रची हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात जो है उनके ख्याति की वो ये रही कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में कई अन्य विचारधाराओं को समाहित करते हुए अपने आप को एक विशिष्ट इतिहासकार के रूप में संयोजित करवाया। सबसे बड़ी बात है नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यभार भी उन्होंने संभाला था दोस्तों। लंबी बीमारी के चलते आज ही के दिन 2014 को गुड़गांव में उनके आवास पर ही उनका निधन हो गया था। मगर दोस्तों उनका किया हुआ जो शोध कार्य है, जो इतिहास के पन्नों को उन्होंने अपने रूप में संवारने का प्रयास किया है, वो निस्संदेह आज भी उनकी स्मृतियों के रूप में कायम है और आगे भी कायम रहेगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन, सादर वंदन। आइए दोस्तों प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे एक और हसीन से गीत के साथ। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार प्रोग्राम के अंतर्गत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के माध्यम से सिविल हैंग ग्लाइडर प्रशिक्षक यानी कि पैराग्लाइडर श्री समर्थ शर्मा। जिंदगी के एक महान और हसीन रचनाकार के रूप में गीतों को रचने वाले शैलेंद्र साहब को कैसे भूला जा सकता है दोस्तों। आज शैलेंद्र जी की जन्मतिथि है दोस्तों, गीतकार शैलेंद्र की जन्मतिथि। और गीतकार शैलेंद्र की बात यदि हम करें तो उस हसीन रुबाइयों के रूप में जाने जाते हैं गीतकार शैलेंद्र, जिन्होंने अपने आप को, अपने कलम को इस तरह से व्यवस्थित किया कि जहां जिंदगी वास्तव में ऐसा लगता है दोस्तों कि प्यार के जश्न को मनाने के लिए खूबसूरत से लम्हों को आगे बढ़ा रही है। नई नई प्रयोगशीलताएं उनके काव्य में हमारे साथ में जुड़ी हुई थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अलग अलग पहलुओं को जिंदगी के उन्होंने अपने गीतों में ढाला, उन्होंने संवारा, सजाया, उन पहलुओं को आकर्षक बनाया, उन चीज़ों को। और सबसे
और हसीन यदि बात की हम चर्चा करें तो कई ऐसे अनोखे सदाबहार गीत हो गए हैं दोस्तों, जो उनके कलम को पाकर, उनकी कलम के स्पर्श से ही सदाबहार हो गए और अमर हो गए। ऐसे ही गीतों में दोस्तों एक प्यारे से गीत की यदि हम बात करें तो नाम आता है कुछ और ख़ास चीज़ों का। ये प्यारा सा गीत शैलेंद्र साहब की कलम से निकला हुआ आपकी ख़ास नज़र। जी हाँ दोस्तों, पंखों के साथ तो उड़ान होती ही है, लेकिन इस उड़ान को और बेहतरीन बनाते हुए ज़िंदगी के कुछ हसीन सी चीज़ों को यदि हम बात करें तो प्यार होता है हर दिल को। और दोस्तों, जो हर दिल प्यार करने वाला होता है वो गाना गाया करता है, फिर चाहे वो पंखों की उड़ान की बात हो या फिर दिल में बसे हुए सहरा में अपने ख़ास जज्बे को बतौर गीत ढाल देने की बात हो। आइए दोस्तों, सुनते हैं शैलेंद्र साहब की कलम से निकला हुआ ये गीत, फिल्म संगम। जी हाँ दोस्तों, दीवाना वो व्यक्ति कहलाता है जो दीवानगी की हद तक किसी चीज़ को चाहता है, उसके प्रति जूझता है, उससे संपर्क में रहता है। कुछ ऐसी ही दीवानगी से जुड़े हुए हैं प्रेरणा क्लिनिक के साथ में समर्थ शर्मा। जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहे हैं हम दोस्तों। समर्थ जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। बढ़िया लगा आपसे बहुत बातचीत करके। हालांकि आपका शेड्यूल कुछ टाइट था, रात को आप बहुत लेट पहुंचे हैं, मुझे पता है, नींद सता रही होगी, मगर फिर भी हमारे दोस्तों के साथ आपको रूबरू करवाने के लिए हम इस वक्त जुड़े हैं आपके साथ। जी सर, धन्यवाद आपका सर, बहुत जी। समर जी, सबसे बड़ी बात, ये सिविल हैंग ग्लाइडर क्या है? सर, फ्लाइंग जो होती है नॉन पावर्ड फ्लाइंग बोलते हैं जिसमें कोई इंजन या एक्सटर्नल कोई भी पावर नहीं लगती है, वो हवा के आधार पे ही चलता है। उसमें पैराग्लाइडर भी हो सकता है और हैंग ग्लाइडर भी हो सकता है। ठीक है, ये दो टाइप के फ्लाइंग एक्टिविटी है। पैराग्लाइडर जो है एक पूरा कपड़े का बना हुआ पैराशूट होता है। जी। एग्जैक्टली पैराशूट नहीं होता है, ये ग्लाइडर शेप में होता है, कर्व शेप में होता है। जी। इसकी ग्लाइड होती है, ये जैसे 8:10 या 10:1 की ग्लाइड में उड़ सकता है। जी। पैराशूट ऊपर से नीचे काम, ऊपर से कूदने के लिए काम आता है। जी। ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है हवा के करंट के द्वारा। वैसे ही हैंग ग्लाइडर जो है वो भी उड़ने के काम आता है। उसकी भी ग्लाइड रेशियो करीब 12:1 या थोड़ी सी ज्यादा होती है पैराग्लाइडर से। जी। कपड़े का बना हुआ होता है और इसमें अंदर एल्युमिनियम की फ्रेम होती है। जी। इस तरह से एक छोटा प्लेन के जैसा होता है ये। जी जी। और इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा। और इसको उड़ाने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आपको ज्यादा स्किल चाहिए। और इसके कोई सिविल इंस्ट्रक्टर अभी इंडिया में नहीं है एक्टिव। जी। तो उसको अगर कोई सीखना भी चाहता है तो ये थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। आपने कैसे सीखा, कब सीखा, कहाँ से सीखा? जी सर, मैं शुरू से वैसे उड़ने का शौक रहा, तो मैं पेपर के ग्लाइडर और ये बनाता रहता था। एक बार कोई आर्टिकल आया पत्रिका में। जी। 2004 के आसपास, 2003-4 में, तब लगा कि ये पेपर के ग्लाइडर तो काफी बना लिया, अब खुद भी उड़ना चाहिए। जी। तो उससे मेरे को थोड़ा सा शौक हुआ, जागृत हुआ, और मैंने रिसर्च करी कि ये हैंग ग्लाइडर कहाँ मिलेगा। जी। तो इंडिया में पता पड़ा कि ये ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है और कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो जुनून तो काफी ज्यादा था। जी। तब डिसाइड किया कि खुद ही बनाया जाए इसको। अच्छा, क्या बात। खुद बनाया जाए, उड़ाया जाए। तो 2004 में मैंने और मेरे पिताजी ने, हमने मिलकर के पूरा एक ग्लाइडर बनाया। अच्छा, आपके पिताजी को भी इस चीज का शौक रहा? सर, उनके घर वालों का थोड़ा सपोर्ट रहा। और आश्चर्य की बात है, नॉर्मली घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा काम मत करो। हाँ बिल्कुल, जिसमें रिस्क हो, खतरा हो। हाँ, रिस्क हो, खतरा हो। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो भी काम करो बड़े विवेक से करो अपने।
तो उनका सपोर्ट रहा और हमने एक बनाया, पूरा ग्लाइडर बनाया घर पे ही सिलाई करके, उसको एल्युमिनियम की फ्रेम बेंगलोर से मंगवाई, पाइप्स। और पर सर क्या है कि ये जो जितने भी ग्लाइडर्स या एरोप्लेन बने हुए हैं ये बहुत टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, तो आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी और ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकते हैं जी। तो उसको उस टाइम में हमारे घर के पास में एक छोटे धोरे हुआ करते थे, हाँ हाँ, मिट्टी के, बिल्कुल, उस पे हम उसको ट्राई करते थे, उड़ाने की कोशिश करते थे। कोई ज्यादा ऊंचाई पे नहीं लेके जाते थे ताकि लग नहीं जाए। जी जी। तो वहां से स्टार्ट किया, बट उसको हम ज्यादा उड़ा नहीं पाए। पर जुनून काफी था, तो इंटरनेट पे मेरे काफी फ्रेंड्स हो चुके थे जो मेरे को फॉलो करते थे कि यार ये खुद का इसने ग्लाइडर बनाया है, फॉरेन पायलट थे वो, याहू ग्रुप्स के थ्रू। जी जी, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए। हाँ, हाँ, काफी वर्ल्ड के, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो 2005 में उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, इसको उड़ाना बड़े खतरे से खाली नहीं है और आप इसको छोड़ दो। अच्छा। और मैंने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि आप कहीं से एक हैंग ग्लाइडर इंपोर्ट कर दो जी, या फिर एक पैराग्लाइडर होता है जो कि इजी स्पोर्ट है, उसको सीख लो। बिल्कुल। तो मैंने उनकी राय मानी और पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए मैं हिमाचल गया 2005 की स्टार्टिंग में जी। वहाँ से पैराग्लाइडिंग सीखी मैंने। तो गुरप्रीत ढींडसा है जो कि BHPA सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है जी जी जी। वहाँ से मेरे उड़ने की शुरुआत हुई, पर जुनून काफी था हैंग ग्लाइडर उड़ाने का ही। तो थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होती है उसकी और थ्रिल ज्यादा होता है जी। मैंने 5 के एंड में इंपोर्ट किया था यूके से एक ग्लाइडर। ओके। थोड़े पैसे भी आ चुके थे। हाँ हाँ। और उसको इंपोर्ट करने के बाद में मैंने उसको खुद ही सीखा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर नहीं था इंडिया में जी। उसमें सीखना इतना आसान नहीं था सर। बिल्कुल सही बात है, जहाँ जान का खतरा हो। ये पूरा जान का खतरा था जी जी। एक इंस्ट्रक्टर था वर्ल्ड के किसी पार्ट में, उसने मेरे को बोला कि आपको एक भरी हुई बंदूक मिल रही है ये जो कभी भी फायर हो सकती है, बिल्कुल लग सकती है। जी जी। और आपको पता भी नहीं है इसको कैसे चलाना है। तो मैंने बोला बात तो सही है, पर मेरा जुनून है और मेरे को ये काम करना है। उसने कहा ठीक है, मेरे को पता है कि आप अपने आप को लगा लोगे और मैं दुनिया के कोने में हूँ और आप यहाँ आ नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि सर काफी महंगा था वहाँ पे जाना। बिल्कुल सही बात है, विदेशों की यात्राएं और फिर बाकी खर्चे। जी जी। किस तरह के अनुभव रहे आपके? ये जो आप बता रहे हैं वास्तव में हमें सुनकर के लग रहा है कि जैसे कोई कहानी सी सुन रहे हैं हम। हाँ, फिर ये कहानी सी थी सर। उसने बोला, आप मेरे को बोल रहे हो कि फोन पे मेरे को साइकिल चलाना सिखाओ। तो मैंने कहा पॉसिबल काम है, पर इसको पॉसिबल करना है कैसे? जी। तो सर उसने 3 साल मेहनत करी, उसने उनको मेल्स करी सारी, रोज के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मेरे को दिए कि आज ये करना है, आज ये करना है। ऐसे करते करते मैं उसको सीखता गया। उसने 3 प्रॉमिस में से रखी थी कि मेरा नाम कभी नहीं बताओगे कभी भी। अच्छा। किसी को भी। और जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करोगे और 3 साल तक किसी को नहीं सिखाओगे। 3 प्रॉमिस उसने मेरे से रखी थी जी। और वो इंस्ट्रक्टर था, जिसको 40 साल का एक्सपीरियंस था, 35-40 साल का। ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। जी सर, वो इनविजिबल गुरु है मेरा एक तरह से। बिल्कुल। ऐसे करते करते सीखते रहे सर, चलता रहा, वो खुश होता रहा। और एक टाइम आ गया, मेरे को भी पता नहीं मैं कैसे सीख गया। मैंने माउंट आबू से उड़ाया, हिमाचल में उड़ाया और काफी जगह उड़ा लिया, जर्मनी में भी उड़ा लिया। अच्छा। सर, भारत में कौन कौन से, भारत की बात करें और विशेष रूप से यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर संभावनाएं हैं? सर राजस्थान में मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया की एक साइट है जो वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट साइट है, जो कि हिमाचल में है। हिमाचल जी में। जी जी। ठीक है सर। उसके बाद में काफी साइट्स हैं, उत्तराखंड में है, कुछ महाराष्ट्र में है, केरला में है और गुजरात में है सर एक साइट। ओके। पर जो अगर इंडिया की सेकंड बेस्ट साइट बन सकती है, मतलब वन ऑफ द सेकंड बेस्ट साइट बन सकती है, वो है माउंट आबू सर। और अपने पास में, हाँ जी,
अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, पर सर ये इंडिया की सेकंड बेस्ट साइट बन सकती है। अपने आप में इसमें इतना पोटेंशियल है। समर जी, एक विशेष जो बात है, यदि हम बात करें, कौन प्रयास करता है इसके पीछे सारा का सारा? किसी तरह के कोई संस्थान जो आप जैसे बता रहे हैं कि यदि प्रयास किया जाए तो इंडिया की सेकंड बेस्ट साइट बन सकती है? इंडिया की सेकंड बेस्ट साइट बन सकती है सर। इसमें अभी ये अनरेगुलेटेड स्पोर्ट है आज की डेट में इंडिया में। कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो इसे रेगुलेट कर रही है जी, पर अब कुछ रूल्स बन रहे हैं और साल भर में एक बॉडी बन जाएगी जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होगी। तो उसमें प्रयास चल रहे हैं, उसके बाद में इसको ज्यादा स्पोर्ट को तरीके से बढ़ावा मिल सकेगा सर। बिल्कुल। रोमांचक खेलों की यदि बात करें तो उसमें से एक खेल ये भी है। हाँ जी सर, निश्चित रूप से। सबसे बड़ी बात होती है जब भी कोई व्यक्ति प्रयास करता है, आपने बहुत प्रयास किया, आपने सीखा, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई घटना घटित हो गई हो जिसके कारण से आपको ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए? स्टार्टिंग मैंने जैसे सीखा सर, इसको पैराग्लाइडिंग सीखी जी, तो कुछ बारीकियां थी जो मेरे को पहले से पता लग गई थी कि भाई ये हैंग ग्लाइडिंग करते वक्त मेरे को क्या ध्यान देना है जी। तो एक गुरु सर, कोई भी काम करने के लिए गुरु बहुत ही जरूरी होता है। निश्चित रूप से वो गुरु ज्ञान मेरे को मिल चुका था, तो शायद उस चीज ने मेरे को सुरक्षित रखा था जी। तो कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिससे मेरे को लगे कि भाई आज मेरी जान को खतरा हो गया या मेरे को अब ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे गुरु जी की कृपा से भी हुआ था। जी जी जी। तो ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया रहा कि इस तरह का इंसिडेंट सर, मतलब कोई मेजर कोई खरोच भी नहीं लगी कभी सीखते हुए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर कहते हैं कि चोट खाकर इंसान बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। आपने बिना चोट खाए सीखी, ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती है। यदि बात करें प्रेरणा की, जी सर, तो आप किस तरह से आज के युवाओं को संबोधित करना चाहेंगे, प्रेरित करना चाहेंगे इस फील्ड की ओर? सर, मेरा ये अनुभव है कि कुछ भी करना है कि आप में ललक हो, अपनी इच्छा हो, आप उसको पा सकते हो, पर उसके लिए आपको पूरा फेथ, डिटर्मिनेशन से बोलते हैं जी, वो और समर्पण चाहिए होता है सर। बिल्कुल। अगर आप ये चीज दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। सही बात, मेरा मानना है। अगर उसमें आपको पूरे तन्मयता से काम करना होता है। बिल्कुल। समर जी, आप कल बता रहे थे कि आप कहीं पर उड़ान पर ही थे, आपसे बात नहीं हो पाई थी उस वक्त। कहाँ क्या आयोजन चल रहा था कल? अभी प्रशासन ने इस स्पोर्ट को टूरिज्म के थ्रू बढ़ावा देने के लिए जी राजसमंद में ये एक्टिविटी स्टार्ट करी है वीकेंड पे। ओके। वहाँ पे फ्लाइट स्टार्ट हो गई है सर। और इसमें टैंडम पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, जिसमें टूरिस्ट एक पायलट के साथ में हवा का आनंद ले सकता है। तो क्या एक ही ग्लाइडर पर दो लोग होते हैं? जी सर, दो टाइप्स होती है। तो सोलो ग्लाइडिंग होती है जिसमें आप ग्लाइडर पे अकेला पायलट एक उड़ाता है, और एक में टैंडम होता है जिसमें प्रशिक्षित पायलट पैसेंजर को उड़ा सकता है जी, जो कि बड़ा ग्लाइडर होता है। जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके समर जी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने हमारे युवाओं को भी प्रेरित किया है इस फील्ड के लिए। निश्चित रूप से हम कामना करेंगे कि इस खेल को भी एक रेगुलेटेड खेल के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में पहचान मिले, और आपके प्रयास इस मामले में विशेष रूप से होंगे। क्या आप भी सिखाते हैं? जी सर, मैं प्रशिक्षण देता हूँ इसमें। जी, दिसंबर और जनवरी में क्लासेस होती हैं इसकी। जी, बेसिक कोर्स होता है, एक इंटरमीडिएट कोर्स होता है जो कि कोई भी व्यक्ति जिसमें नॉर्मल फिटनेस है जी, करके इसको सीख सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से समर जी। आगे और भी आपसे बातें करेंगे। फिलहाल घड़ी की सुइयां ये कह रही हैं कि हम और वक्त ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तो आपके साथ आगे और चर्चाएं हम करते रहेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम हमारे साथ फ़ोन लाइन के माध्यम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, एक और विशेष दिन आज के रूप में, आज के दिन में मनाया जाता है दोस्तों। 30 अगस्त के दिन, यानी कि
ये दिवस जो है लघु उद्योग दिवस कहलाता है साथियों। और ये दिन जो है वो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगार लोग जो हैं उनको रोजगार के स्वनिर्मित अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करें दोस्तों, भारत जैसा विकासशील जो देश है वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए कई जो छोटे मोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग जिनको हम कहते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, आत्मनिर्भर भारत के लिए तो ये चीज़ और भी ज़रूरी है। तो लघु उद्योगों के लिए सरकार से नीति समर्थन की प्रवृत्ति मिलती रहती है और उसके आधार पर दोस्तों लघु उद्योग जो है कायम किए जाते रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लघु उद्योगों को, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग जो हैं उनमें निश्चित रूप से उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का निर्माण किया जाता रहता है। हालांकि भारत की गुलामी की अवस्था में इस चीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, मगर यदि बात करें आज के परिप्रेक्ष्य की तो निश्चित रूप से आज यानी कि स्वतंत्रता के बाद से ही इनका तीव्र गति से विकास हुआ है दोस्तों। और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनता है, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था को एक पिलर के रूप में संभालने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा है साथियों। तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़िया आगे बढ़ाने में मदद करेंगे लघु उद्योग। इसी शुभकामना के साथ में आज अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं लघु उद्योग चलाने वाले लोगों को। जी हाँ दोस्तों, कल्पनाओं की उड़ान का दौर, वो बचपन का दौर जब हम कागज़ की पतंगें उड़ाया करते थे, कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ाया करते थे, निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत हुआ करता था। और कुछ ऐसी ही बातें आज समर्थ जी से हमने जानी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। दोस्तों, प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर हमें अपनी राय बताइएगा पत्र मिला कार्यक्रम के माध्यम से, साथ ही अपने ईमेल्स के माध्यम से। आज का प्रोग्राम रहेगा दोस्तों यहीं तक। दीनदयाल के साथ पूरी नमस्कार टीम को दीजिएगा इजाज़त। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और रहिएगा व्यस्त। नमस्कार। ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार। प्रस्तुत कर रहे थे हमारे उद्घोषक साथी दीनदयाल सिंह शर्मा और मैं जुड़ा था आपका अपना साथी TR पूनिया। अब मैं भी चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अगले एपिसोड 33 में फिर से मुलाकात होगी इसी शो नमस्कार में, इसी आवाज़ दीनदयाल जी शर्मा के साथ। तब तक मुझे यानी TR पूनिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।